नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल तैयारी गुरु में स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे विविध अधिगमकर्ताओं की जो समझ है, जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ इसी चैप्टर में जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं या जो अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके बारे में भी हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने दोनों चैप्टर से एक साथ कर दिया है क्योंकि ये जो चैप्टर हैं ये दोनों के क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्स करके आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी अधिगम करता है उस पे आधारित और जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो कठिनाइयां होती है उस पे आधारित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है। देखिए, समावेशी शिक्षा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए कि देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें तमाम जो भी विद्यार्थी हैं जिनकी मेंटल स्टेट चाहे जैसी भी हो, चाहे वो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हो, चाहे वो जिनकी आईक्यू कम हो या जो विभिन्न प्रकार के दिव्यांग हैं, उन सबको एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में उनको बैठा करके उनको शिक्षण अधिगम कराना, ये क्या होता है, समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में ध्यान ये रखा जाता है कि आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज नहीं करना होता है उनके इवैल्यूएशन के लिए। जनरली क्या होता है, आप यहाँ पे गलती करते हैं कि समावेशी शिक्षा में जो इवैल्यूएशन होना चाहिए क्या वो स्टैंडर्ड होना चाहिए? नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो सबके लिए एक जैसा हो। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जिनको बोलने की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लिखने की प्रॉब्लम होंगी, भले ही वो हर तथ्य को जानते होंगे लेकिन वो लिख नहीं पाएंगे। तो अगर आप उनके लिए रिटन टेस्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी टेस्ट ली जाती है जिससे कि हर स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करे और वो बेहतर ढंग से उनका इवैल्यूएशन हो सके। ठीक है, तो ये चीजें समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ ध्यान रखने की बातें थी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही ये देखी जाती है कि अगर कोई विकलांग है तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मान लीजिए चलने में जिनको प्रॉब्लम है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्लासरूम आपको टॉप फ्लोर पे नहीं रखनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि सारे स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर पे ही शिक्षण अधिगम में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें आपको समावेशी शिक्षा में ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है। विशेष विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा। देखिए, विशेष विद्यालय में अगर आप अलग कर दे रहे हैं, कैटेगराइजेशन नहीं करना है। ठीक है, आपको अलग अलग नहीं करना है। समावेशी शिक्षा में आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, एक साथ, समावेशी का मतलब होता है एक साथ शिक्षा देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका नहीं होगा। नियमित कक्षा में दिव्यांग बच्चों को छोड़कर सभी के लिए शिक्षा, ये भी नहीं होगा। ये भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा, सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए अलग कर देना, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ है सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। अपनी प्रकृति, देखिए पिछड़े बालकों की विशेषता पूछी जा रही है। ठीक है, तो पिछड़े बालकों का मतलब ये नहीं होता कि उनका आईक्यू कम हो, उनका बुद्धि कम हो, उनकी समझ की क्षमता कम हो, वो पिछड़े बालक नहीं होते हैं। ठीक है, पिछड़े बालक कौन होते हैं, तो जिनकी विशेषता नहीं की बातें की जा रही हैं, मतलब जिनकी में अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए जहां पे बुद्धि की बातें हो रही हो कि कम बुद्धि ज्यादा बुद्धि, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करना। हो सकता है कि शैक्षिक उपलब्धि कम हो
जिसका कुछ अदर कारण भी हो सकता है, ठीक है, इंटेलिजेंस ही कारण ना हो, ठीक है। जहाँ से वो आते हैं वो हो सकते हैं वंचित वर्ग के हो सकते हैं, उसकी वजह से हो, रिसोर्सेज बेहतर नहीं मिला हो, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट नहीं होना, ये भी हो सकता है, ठीक है। विद्यालय का जो कार्य है, जो पद्धति है, वो भी सही नहीं होना, तो ये सब क्या है, परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं कम करता है, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, बालक पिछड़ जाते हैं, ठीक है। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, ठीक है, ये विशेषता है, ठीक है, ये भी विशेषता है, ये भी विशेषता है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, ये भी विशेषता है, ठीक है। ये नहीं है, ये विशेषता नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रखती है कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जो बालक ऐसे बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि, देखिए एक नया यहाँ पे वर्ड आया है, शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है। शैक्षिक उपलब्धि जिसको कहा जाता है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं। और इस जो ये शैक्षिक उपलब्धि है, इसके कॉन्सेप्ट को देने का श्रेय किसको जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनका नाम है सिरिल बर्ट। वो ऐसा मानते हैं, एक फॉर्मूला दिए थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जो फॉर्मूला है उसको कहा जाता है शैक्षिक योग्यता बटा जो बायोलॉजिकल एज होता है, जो आपका रियल एज, कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो ये शैक्षिक योग्यता की बातें करते हैं। और अगर किसी बालक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 85 से कम होगा, 85 से, ठीक है, 85 से अगर कम होता है किसी बालक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो क्या होगा, वो पिछड़ा हुआ समझा जाएगा, ठीक है। वही बालक क्या होगा, पिछड़ा बालक होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रखती हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पिछड़े बालक, ठीक है। तो आपने देखा कैसे इसका आंसर क्यों हुआ पिछड़े बालक, वो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो प्रतिभावान बालक कौन होते हैं, जिनकी आईक्यू जो होती है 140 या उससे ऊपर होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बिल्कुल ये विशेषता है, ठीक है, ये विशेषता है। चलिए अगला देखते हैं, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, ये सब भी नहीं है। तुनक मिजाजी होते हैं, ये भी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा, ये विशेषता होती है किसकी, प्रतिभावान शिक्षार्थी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक का अर्थ है। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जिनकी कह सकते हैं कि जो सामान्य बालक से जो डेविएट होता है, ठीक है, जो सामान्य नहीं है वही क्या होता है, विशिष्ट होता है, ये ध्यान रखना है। विशिष्ट बालक में सिर्फ प्रतिभाशाली बालक नहीं आएंगे, सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं, ये एक हो सकता है कैटेगराइजेशन हो जिसमें प्रतिभाशाली बालक होते हो, धीमी गति से सीखने वाले, ये भी विशिष्ट बालक में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ यही यही हो जाएगा, ये दोनों ही होगा। समस्यात्मक बालक, ये भी विशिष्ट बालक में आते हैं। तो अब देखिए कैसे आप अब विशिष्ट बालक को आप किसी न किसी रेफरेंस में तो आप उसको मेजर करेंगे ना, तो उस रेफरेंस क्या होगा, वो होगा सामान्य बालक। तो सामान्य बालक की अपेक्षा में कम या अधिक गुण वाला जो भी बालक होगा वही क्या हो जाएगा, आपका विशिष्ट बालक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में असमर्थ निःशक्त बालकों की शिक्षा है, जो निःशक्त बालकों की शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है, या जो जिस तरह की शिक्षा की वकालत की गई है, वो क्या है, तो वो है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव टीचिंग एजुकेशन की बातें करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किशोर
शिक्षार्थी, अभिभावक और शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होती हैं, क्या उत्पन्न होती हैं? यदि किसी शिक्षार्थी को अभिभावक और शिक्षक के द्वारा बार बार उसको क्या किया जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, उसको तंग किया जाता है, ठीक है। देखते होइएगा किस तरह से। तो आप मान लीजिए कुछ गलती कर दिए तो आपको ताना मार करके, आपको कमेंट करके शिक्षक क्या करते हैं, आपको बार बार परेशान करते हैं, और उससे क्या होता है, जो मेंटल स्टेट आपकी बनती है उसमें क्या ज्यादा दिखने को मिलता है, तो ज्यादा देखने को मिलता है हीनता की भावना। आप में कहीं ना कहीं एक निगेटिव फीलिंग्स आप में डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आने लगती है, ठीक है, तो वही होती है हीनता की भावना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना चाहिए एक टीचर को, अभिभावक को या शिक्षक को, बार बार बच्चे को कमेंट ना करें, बार बार उसको एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल ना दे जिससे कि बच्चे क्या करे, अपने आप को इन्फीरियर फील करे। बच्चे को बार बार आपको एग्जाम्पल ऐसे नहीं देना है कि जिससे कि बच्चा क्या हो, बच्चे को ऐसा लगे कि आप कुछ है ही नहीं, स्टूडेंट कुछ, जो आप हैं स्टूडेंट हैं वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए टीचर को, अभिभावक को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से ऑटिज्म के लक्षण है? स्वलीनता ऑटिज्म के लक्षण है। देखिए ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म एक कह सकते हैं कि डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, बच्चा खुद में मगन रहता है, ठीक है, बच्चा खुद में खोया रहेगा, ठीक है, खुद में वह खोया रहेगा, ठीक है, खुद में मगन रहेगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा किसी से बातें नहीं करेगा, बातें बहुत कम करेगा, ठीक है, बातें बहुत कम करेगा। जो कह सकते हैं कि जैसे आप देखते होइएगा कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर से फेस टू फेस बातें नहीं करते, ठीक है, तो इसी का क्या गुण है, वो फेस टू फेस बातें नहीं करेगा, ठीक है, आंखें नहीं मिला पाएगा। तो ये सब कुछ गुण होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी संकोची होंगे, ठीक है, काफी संकोची होंगे। उनका जो कम्युनिकेशन होगा, जो उनका संप्रेषण बोलते हैं कम्युनिकेशन को, जो संप्रेषण होता है वो भी क्या होता है, कम होगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ये सब कुछ ऑटिज्म के गुण होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटिज्म के लक्षण है, ठीक है। तो देखिए कमजोर सामाजिक व्यवहार, वो बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, बात नहीं करेगा, इंटरेक्शन बहुत कम करेगा, वो अपना एक जो भी कन्वेंशनल रूढ़िगत व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसी को करता है। कमजोर संप्रेषण की बातें मैंने बताया। तो क्या है, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब है कि ऊपरी लिखित सभी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। जो अधिगम बाधित होते हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो असमर्थ हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आक्रामक कहना सही नहीं है, ठीक है, आक्रामक सिर्फ आक्रामक नहीं होते, संगठित नहीं होगा, संगत नहीं होगा। तो निम्न उपलब्धि वाले ऐसे बालकों की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो ये होती है कि उनकी जो उपलब्धि होती है वो बहुत लो लेवल का होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा निम्न उपलब्धि वाले बालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस आयु के बालक आयु वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है, ठीक है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि बाल अपराध अगर बालक करते हैं तो उसके लिए एज फैक्टर होना चाहिए, या फिर उनका जो सोचने समझने की जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, इमोशनल कोसेंट है वो, या आईक्यू। तो ये सब चीजों को लेकर के कंट्रोवर्सी होती रहती है कि बालक 16 साल होना चाहिए या 15 साल होना चाहिए या 18-21 जो भी होना चाहिए। तो भारत में जो एक एज माना गया है वो है 18 वर्ष का, ठीक है, कि 18 वर्ष से कम आयु के जो भी अपराधी होते हैं उनको बाल अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। और उनको पनिशमेंट जो एडल्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग न दे करके उनको पनिशमेंट भी बाल के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल अपराध के जिम्मेदार शैक्षिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है? देखिए शैक्षिक कारकों में कौन सा कारण नहीं आता है बाल अपराध के लिए जिम्मेदार, ठीक है। तो बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारकों में कौन सा कारक नहीं आता है?
ठीक है। देखिए शैक्षिक कारक क्या है, अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, ये भी शैक्षिक कारक है, ये शैक्षिक कारक है। ये क्या है, मूल्यांकन में पक्षपात करना, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह से शैक्षिक कारक है। विद्यालय से भाग जाना, ये भी शैक्षिक कारक है। खराब संगति का होना, जो आपका पीयर ग्रुप है उसका सही नहीं होना, ये क्या होता है, ये शैक्षिक कारकों में नहीं आता है, ठीक है। ये सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल कारक हो सकते हैं, ठीक है। ये सोशल कारक में आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। देखिए बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए। सामान्य बालक तो होगा नहीं, प्रतिभाशाली बालक के लिए कोई सुधार गृह नहीं होता है, ठीक है। मानसिक मंद बच्चों के लिए, बाल अपराधियों के लिए। तो जो सुधार स्कूल होते हैं वो किसके लिए होते हैं, अपराधियों के लिए होते हैं, ठीक है। और अपराधी भी कैसा, जो 18 साल से कम, कहने का तात्पर्य है कि जो बाल अपराधी हैं उनके लिए होता है सुधार गृह, ठीक है। सुधार गृह भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा सुधार गृह, या फिर बहुत जगह ऐसे भी दिखेगा बाल सुधार गृह, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बाल अपराधियों के लिए होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बालकों में व्यक्तिगत विभेद के मुख्य कारण है। देखिए बालकों में जो व्यक्तिगत विभेद होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए व्यक्तिगत विभेद विभेद का कारण विद्यालयों की गुणवत्ता ये नहीं होता, ठीक है। माता पिता की शिक्षा ये भी नहीं होता है, शारीरिक भिन्नता भी नहीं होगा, मानसिक गुण हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्तिगत विभेद होते हैं बालकों में उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो होता है मानसिक गुण, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यवसायिक संबंधी कौशल सीख ले, ठीक है। सामान्य बालकों की बराबरी करने के लिए अधिक मेहनत करे नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। जो मना बालक होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड बालक होते हैं, वो कितना भी मेहनत करे क्या होगा, परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो सामान्य बालकों की बराबरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। परीक्षा पास कर ले, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेहनत करके परीक्षा पास कर ही ले, ठीक है। खेलने में अधिकांश समय व्यतीत करे, वो खेलने पे व्यतीत करेगा तो फिर उसका फ्यूचर कैसे चलेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे बालकों को जो ऑक्यूपेशनल जो भी एक्टिविटीज होते हैं, स्किल्स होते हैं, आपको कोशिश करना है कि वो उनमें डेवलप हो, और उसके लिए क्या करना है, व्यवसायिक संबंधी कौशल को उनको सिखाने की जरूरत है, उनको सिखाना चाहिए एक शिक्षक को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसायी संबंधी कौशल सीख ले, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। देखिए रुचि क्या है, समस्या समाधान में बाधक नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं होता है, पूर्व अधिगम सार भी नहीं होता है। जो मेंटल सेट होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल सेट। ये क्या होता है कि आपने किसी कार्य को एक बार जिस तरह से कर दिया था, आप क्या होते हैं, अगले बार कार्य जब भी करते हैं आप उसी तरह से उसको पहले करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, समस्या समाधान में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो मानसिक वृत्ति हो जाएगी कि आपने एक फिक्स मेंटल क्या किए थे, सेट डेवलप कर दिए थे। तो जैसे ही प्रॉब्लम आएगी आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसी तरह से कोशिश करते हैं उसको करने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। भारत में वो कौन सी ऐसी संस्था है जो विकलांगता के क्षेत्र में क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो वो उसको कहा जाता है भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी है, आपको याद रखना चाहिए ये सवाल, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय पुनर्वास जो परिषद है वो ही कार्य करती है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये 1986 में हुई थी, ठीक है। और ये क्या करती हैं, जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, जो भी पाठ्यक्रम है उसको बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करना, उसको मानकीकृत करना, ठीक है। तो ये सब कार्य करती है कौन, भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है। 1986 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और मान्यता दी गई थी 1993 में, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। स्थापना 1993 में हुई थी, और मान्यता दी गई थी 1993 में, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। स्थापना 1993 में हुई थी, और मान्यता दी गई थी 1993 में, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। स्थापना 1993 में हुई थी, और मान्यता दी गई थी 1993 में, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। स्थापना
मान्यता। ठीक है, तो ये याद रखने की बातें हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए उपचारात्मक जो शिक्षा होती है, ठीक है, डायग्नोस्टिक जो या रेमेडियल जो भी शिक्षण होती है वो किसके लिए होती है, तो वो जो धीमे गति से सीखते हैं, जिनको सीखने में प्रॉब्लम है, उनके लिए होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप उपचार कराने तब जाते हैं जब आप बीमार होते हैं, आपको किसी तरह की परेशानी होती है। तो उसी तरह से जो धीमे सीखने वाले हैं, जिनको सीखने में परेशानी होती है, वही क्या होते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता की विशेषता है। देखिए सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की विशेषता क्या है, तो क्रिएटिविटी की विशेषता होती है जैसे उस लचीलापन होगा। ठीक है, उनकी जो कह सकते हैं किसी कार्य को करने की जो एबिलिटी है उसमें लचीलापन होता है, फिक्स्ड नहीं होता, वो तरह तरह से सोचते हैं। ठीक है, यहाँ लचीलापन का मतलब है कि सोचने की जो तरीका है, ठीक है, थिंकिंग की जो टाइप है, सोचने का तरीका, उसमें लचीलापन होगा, विभिन्न तरह से सोचेंगे। ठीक है, मौलिकता होगा। ठीक है, कुछ नयापन देखने को मिलेगा, हर चीज को नए ढंग से वो सोचेंगे, नए ढंग से करने की कोशिश करेंगे। प्रभावशीलता भी होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी, तो ये आपका सही आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त सही। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। ठीक है, सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है उसके लिए तार्किक जो क्रम होता है वो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। वो होता है सबसे पहले तो प्रिपेरेशन, किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेरेशन के बाद क्या होता है, वो होता है इनक्यूबेशन होता है। ठीक है, इनक्यूबेशन होगा, उसके बाद क्या होता है, इल्यूमिनेशन होगा, उसके बाद होता है वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन। ठीक है, तो देखिए कौन सा सही है, वो आपका ऑप्शन में है तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए कौन सा है आपका। सबसे पहला क्या है, प्रिपेरेशन, प्रिपेरेशन के बाद इनक्यूबेशन। यहाँ पे देखिए तीसरा में क्या है, प्रिपेरेशन और उसके बाद इनक्यूबेशन, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तैयारी, उसके बाद प्रक्षुप्तन, प्रदीप प्रदीपन और उसके बाद सत्यापन। ठीक है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता का संबंध किससे है, ये कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जो सृजनात्मकता होती है वो किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है। क्या वो अपसारी चिंतन से संबंधित है, क्या वो अभिसारी चिंतन से संबंधित है। और खास करके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसके इंग्लिश में। ठीक है, कि अभिसारी कौन सा चिंतन है और अपसारी कौन सा चिंतन है। तो देखिए जो अपसारी होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से इसका संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए डाइवर्जेंट से इसका संबंध है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि आप विभिन्न दिशा में क्या होते हैं, आप सोच पाते हैं। ठीक है, विभिन्न तरह से आप सोच रहे हैं। ठीक है, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको एक समस्या मिली और आप उसके सॉल्यूशन के लिए आप विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं, तो ये क्या होता है, अपसारी चिंतन। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बातें होती हैं, ये सही हो जाएगा। देखिए अभिसारी चिंतन क्या होती है, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी है आप उसके लिए क्या करते हैं, आप बस एक ही दिशा में एक ढंग से ही सोच पा रहे हैं एक जगह पहुंचने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि आप विभिन्न दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि आप एक ही जगह पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है, अभिसारी चिंतन होता है, जो कि सृजनात्मकता के गुण नहीं है, अपसारी चिंतन गुण है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के संबंध सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वही सृजनात्मक होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, सृजनात्मकता के लिए बुद्धिमान होना कह सकते हैं जरूरी है, लेकिन जो अगर बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो वो भी सृजनात्मक भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है,
चलिए, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। ठीक है, ये भी सही है। सॉरी, ये गलत है। ठीक है, बुद्धि मापनों द्वारा सृजनात्मकता का सही सही मापन नहीं हो सकता है। ठीक है, आप आईक्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता का आप मापन कर सकते हैं, सृजनात्मकता का नहीं। सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। हाँ, ये सही है। ठीक है, देखिए एक तरह से इसी का उल्टा है तीसरा, फर्स्ट का उल्टा, तो ये सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों में विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत है, अंतर होता है। ठीक है, तो अगर ये है तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुछ समायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए, अचेतन मन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किसने किया था, अनकॉन्शियस पे। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड पे सबसे ज्यादा वर्क करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, सिगमंड फ्रायड को। इनका मानना था कि जो अनकॉन्शियस मन की जो भूमिका होती है वो 90% होती है आपके किसमें, व्यवहार में। ठीक है, तो अगर 90% ही डिसाइड क्या करती है, आपके बिहेवियर को। तो अगर अचेतन, और चूंकि अचेतन मन में क्या होता है, आप जितने भी आपके अनडिजायरेबल जो भी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा जो आप जिसको फुलफिल नहीं कर सकते, वो तमाम चीजें कहाँ सप्रेस हो जाती हैं, वो आपके अचेतन मन में हो जाती हैं। ठीक है, और उसी की वजह से क्या होता है, व्यक्ति क्या हो जाते हैं, असमायोजित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये किसने इस पे वर्क किया था, इस पे वर्क किए थे सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, किसी भी कला में मौलिकता होती है, ये सही है। सृजनात्मकता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं होती, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सृजनात्मकता के लिए चिंतन आवश्यक है। आप चिंतन करेंगे ना, किस प्रकार की चिंतन करेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे आप। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मकता वाला जो बातें हो रही हैं कि सृजनशीलता के लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से इरेज करिए, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण तालिका 1 में और तालिका 2 में दिए गए हैं। ठीक है, ये बेसिकली किस चीज का क्वेश्चन है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, आप नाम सुने होंगे, क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलान करना है एक का दूसरे से। यहाँ पे ये डिसऑर्डर है लर्निंग डिसेबिलिटी, और उसके क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहला याद रखने की जो आपको दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन, तो जहां भी गणितीय कैलकुलेशन करने में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, विशिष्ट गणितीय व्युत्क्रम, विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्युत्क्रम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक तो आपने देखा क्या हो गया कि विशिष्ट लेखन की बातें हो रही हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, विशिष्ट गणितीय। तो डिस्कैलकुलिया जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विशिष्ट गणितीय। ठीक है, तो विशिष्ट गणितीय वाला देखिए कौन सा आपका सही है, डिस्कैलकुलिया बी का कौन सा हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, डिस, अब देखिए क्या है, डिस्प्रैक्सिया। अब देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया है आपका जिसमें क्या होती है कि लेखन की भी प्रॉब्लम होती है, और आपका जो भी आप गणितीय एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उस दोनों में एक साथ प्रॉब्लम होंगी, तो वो हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। और चूंकि लेखन में क्यों प्रॉब्लम होती है, तो डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है कि आपका जो मोटर मूवमेंट होता है वो क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या होता है, डेफिसिट देखने को मिलता है। तो मोटर मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी चीज को बेहतर ढंग से पकड़ नहीं पाएंगे, कलम को तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो डिस्पेक्सिया हो जाएगा आपका ये विशिष्ट लेखन एवं
गणितीय व्यतिक्रम। ठीक है, अब देखिए अब क्या है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि आप चीजों को एक ढंग से क्या करते हैं, वाचन नहीं कर पाते हैं, रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो क्या होती है, रीडिंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्लासेस पड़ी हुई हैं, तैयारीपुर चैनल पे आप जाएंगे, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी क्या होती है, वो होती है डिसलेक्सिया। ठीक है, और डिसग्राफिया क्या होती है, तो ग्राफ आप क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफिया मतलब कि ग्राफ। ठीक है, हाँ, ग्राफ क्या करते हैं, आप ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। तो लिखने संबंधी जो डिसऑर्डर होंगे वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा है, एक का आपका एक का आपका हो जा रहा है 3, बी का 2, एक का 3 बी का 2। देखिए एक का 3 बी का 2 ये आपका सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और उनके लिए अधिगम जो अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, जो अधिगम अक्षमता होते हैं, लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो वो सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। ये याद रखना है, सैमुअल किर्क ने ही दिया था, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल के साथ मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है। ठीक है, देखिए मोटर कौशल से रिलेटेड अभी मैंने बताया कि मोटर कौशल मतलब कि मूवमेंट की प्रॉब्लम। ठीक है, तो मूवमेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है डिस्पेक्सिया। ठीक है, ये क्या है कि गणितीय कैलकुलेशन करने की प्रॉब्लम, गणितीय समस्या। डिस्पैजिया जो होता है वो भाषा से रिलेटेड होता है, ये याद रखिएगा, भाषा से रिलेटेड या अभिव्यक्ति से रिलेटेड, कि आप जो भी चीजें सीखे हैं उसको आप या जानते हैं उसको आप अभिव्यक्त नहीं कर पाते भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो ये डिस्फेजिया होता है। ठीक है, आपका इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या होता है, मूवमेंट या मोटर कौशल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मोटर कौशल की समस्या या मूवमेंट की समस्या की प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। देखिए जब भी अक्षरों को पढ़ने की जो समस्या है उससे रिलेटेड अगर पूछा जाएगा, पढ़ने में कठिनाई, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया इसको कहीं कहीं हिंदी में ऐसे लिखा हुआ देखा जाता है। ठीक है, पठन वैकल्य, आपको डिसलेक्सिया में ये भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पठन वैकल्य, तो डिसलेक्सिया सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को क्या पढ़ता है, वाज, SAW को WAS पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को क्या पढ़ रहा है, अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, मतलब कि उसको पढ़ने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, किस प्रकार के डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्योंकि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बच्चा जो है वो 100 को वॉच पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर देख रहा है या उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है पढ़ते वक्त, तो वो क्या होगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, जो आपने तारे जमीन पे हैं मूवी देखे थे उसमें क्या होता था कि वो इस तरह से डी और बी में क्या होता था, कंफ्यूजन होता था, पी में और क्यू में कंफ्यूजन। तो ये सब में जो कंफ्यूजन होता है जिसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब डिसलेक्सिया के टाइप है। सॉरी, डिसलेक्सिया है एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्यूलिमिया क्या है। देखिए ब्यूलिमिया क्या है, एक तरह से ब्यूलिमिया का पूरा नाम होता है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, आप बहुत ज्यादा भोजन करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा भोजन करते हैं आप।
की विकार है, ठीक है। और इसी का एक होता है उल्टा जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। नर्वोसा, इसमें क्या होता है कि आप खाना बंद कर देते हैं, इसमें क्या होता है, खाना बंद कर देते हैं। आपको मेंटेन करना होता है फिगर, या फिर आप सोचते हैं कि आप मोटे हो जाएंगे, भद्दे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप देखा, आपने देखा, तो क्या हो जाएगा, बुलिमिया क्या है, अवधान विकृति, जी नहीं, पठन विकृति नहीं, भोजन ग्रहण विकृति, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है एडीएचडी है। देखिए एडीएचडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवधान न्यूनता, ठीक है। ये एक तरह से अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, अवधान अति सक्रियता विकार, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा अवधान विकृति। एक तरह से अवधान अटेंशन रिलेटेड है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, वो किसी चीज पे ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, एक जगह स्थिर से बैठेंगे नहीं, वो काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, जो मूवमेंट होता है काफी हाई होता है। आप देखते होइएगा कि बच्चे क्या होते हैं, कभी सोफा पे बैठेंगे, कभी उछल कूद करेंगे, कभी किसी सामान पे हाथ मार देंगे, गिरा देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो वो सब जो होता है, आप कहीं उसको कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो बच्चा चल के नहीं जाएगा, वो दौड़ते हुए जाएगा, सामान उठाएगा, दौड़ते हुए आएगा। तो ये सब क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ये अवधान रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए हल्की मंदता आती है, मध्यम मंदता आती है, गंभीर मंदता आती है, ठीक है। जब कैटेगराइजेशन आप देखेंगे पहले के क्लास में तो आपको पता चलेगा तीव्र मंदता नहीं होता, ठीक है, ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तीव्र मंदता, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आपका, आपने देखा यहां तक किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन हुआ, कैसे आप आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले यूनिट में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ, जिसके जो भी प्रॉब्लम्स आप अगर फेस करते होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा जब क्लास आप देखेंगे तब, ठीक है। जैसे जो नेक्स्ट चैप्टर हैं, जैसे शैक्षिक नवाचार हैं, जो राजस्थान में जो भी शैक्षिक इनोवेशन हो रहे हैं, एजुकेशनल इनोवेशन हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड जो भी कह सकते हैं कि पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगर क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।